न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे जम्मू कश्मीर की अब तक की बड़ी अपडेट्स की। तो चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं और पहली अपडेट पर आपको लेकर चलते हैं। बीते कल जिस तरह से आपने देखा कि पूरे भारत में गणतंत्र दिवस जो है वो काफी जोरों शोरों से मनाया गया, और वहीं पे जम्मू शहर की बात करें तो जम्मू शहर में मौलाना आजाद स्टेडियम में भी रौनक देखने को मिली। और इस खास मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी वहां पे मौजूद थे और स्पीच जो है उन्होंने दी, जनता को संबोधित किया और कुछ खास बातों पर उन्होंने गौर किया। उनमें से सबसे पहली चीज रही इलेक्शंस को लेकर। लगातार एक सवाल है जनता की, और जनता लगातार ये पूछती आई है कि इलेक्शंस कब होंगे, चाहे वो फिर विधानसभा चुनाव हो या फिर अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस ही क्यों ना हो, सवाल हमेशा रहा है। और इसी पर बात करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इलेक्शन जल्द करवाए जाएंगे, और एक बार जब वो एक प्रोसेस ओबीसी रिजर्वेशन का है वो खत्म हो जाएगा तो इलेक्शंस भी होंगे। सर, इस बार फिर से एक इस तरह की स्पीच जो है वो सुनने को मिली है, और इलेक्शंस को लेकर जनता हमेशा जो है वो इंतजार में रहती है कि इलेक्शंस हो और चुने हुए नुमाइंदे जो है वो आए। क्या लगता है, ये बयान तो दिया गया है, स्पीच जो है वो दी गई है, तो इलेक्शंस कब होंगे? अच्छा, ठीक कहा आपने। 26 जनवरी की बात करें तो सबसे बड़ा इवेंट 26 जनवरी का जो है वो जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में हुआ। एलजी मनोज सिन्हा जो है उन्होंने कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट इश्यूज पे जो है वो बात की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट इशू रहा पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शंस का। उन्होंने बात दोहराते हुए कहा कि ये इलेक्शंस जो है वो जम्मू कश्मीर में सामान्य थे, तय थे और ये करने थे, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से, जिसमें जैसे उन्होंने रिजर्वेशन का भी जिक्र किया, आपने खुद भी बताया कि ओबीसी जो रिजर्वेशंस होनी है उसका जिक्र उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कमिटेड हैं इस चीज़ के लिए और आने वाले समय में ये चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में होंगे। और जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो एक बार उन्होंने उसको दोबारा दोहराया। और मैंने आपको ये कहा कि 26 जनवरी का दिन बहुत बड़ा दिन होता है, और ऐसे में जब राज्यपाल संबोधित करते हैं लोगों को तो एक अहमियत होती है उनके बोलने की। और कल उन्होंने एक जायज़ प्लेटफॉर्म समझा जहाँ से उन्होंने दोबारा इस बात को दोहराया कि जम्मू कश्मीर की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है चुनाव को लेकर, लोकल बॉडीज के चुनाव हो या फिर पंचायत इलेक्शंस हो। और उन्होंने कहा है कि ओबीसी रिजर्वेशन होने के बाद हम ये इलेक्शंस जो है वो जम्मू कश्मीर में कराएंगे। क्या कुछ कहा एलजी मनोज सिन्हा ने, आइए सुनते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे लोकतंत्र की असली ताकत हम पंचायती राज व्यवस्था है। सभी पंचायतों तथा अर्बन लोकल बॉडीज में समय पर चुनाव कराने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध था, लेकिन एक संवैधानिक आवश्यकता थी अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की। भारत की संसद ने अभी हाल ही में प्रस्ताव पारित करके ये व्यवस्था बनाई है। इस व्यवस्था के पूरी तरह से लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को पूरी शिद्दत से लागू करेगा तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को नई बुलंदियों पर पहुंचाने की हर कोशिश करेगा। तो ये आपने देखा कि इलेक्शंस को लेकर क्या कहना था उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का। पर एक और बात, जिस तरह से मैंने शुरू में ही कहा कि कुछ खास मुद्दों पे उन्होंने बात की है। सर, यहाँ पे स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा भी जो है वो उठाया गया। उन्होंने स्मार्ट मीटर्स को लेकर जनता को जो है संबोधित किया। उन्होंने कहा कि परेशान मत होइए, 2400 घंटे जो है वो बिजली दी जाएगी, आप जो है बिजली का जो बिल है वो समय रहते जो है भरें। सर, ये एक दौर था जब हमने देखा कि जनता ने हमेशा प्रदर्शन किया, एलजी से गुहार लगाई कि इन सब चीज़ों को सुधारा जाए, और फिर बार बार सही प्लेटफॉर्म चुनने पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जनता को संबोधित भी किया है। आप किस तरह से देखते हैं सर? अर्षिया, मैंने पहले ही कहा ना कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था, और जब ऐसा कोई बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को मिलता है तो वो जनता के साथ जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनको टच जरूर करते हैं। स्मार्ट मीटर्स का भी कल उन्होंने जिक्र दोबारा किया, और उन्होंने कहा कि लोगों को जो है वो डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए, यानी ताउन देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि खासकर बिल के भुगतान को लेकर जिन लोगों के बिल्स बकाया है वो अपने बिल्स भरें। और पावर रिफॉर्म्स पे जो है वो बहुत सारा काम हो रहा है जम्मू कश्मीर में। उन्होंने इस बात को दोहराया कि हम कमिटेड हैं 24 घंटा बिजली के लिए, और हमने ये वादा किया है, लेकिन ये तभी होगा अगर लोग जो है वो समर्थन करेंगे, डिपार्टमेंट को सहयोग देंगे, ताउन देंगे, तभी पॉसिबल होगा कि पावर के जो रिफॉर्म्स जम्मू कश्मीर में कोशिश की जा रही है उसको जो है वो बेहतर करें। हालांकि मैं आपको बता दूं अर्षिया, बहुत ज़्यादा ठंड जब जम्मू कश्मीर में पड़ी थी, खासकर हम जम्मू की बात करें
तो बिजली की क्राइसिस फिर से शुरू हो गई थी, लोग शिकायत भी कर रहे थे। लेकिन पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा तापमान सामान्य हो गया और दिन का टेम्परेचर भी बढ़ गया है, खिली धूप है, उसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि बिजली के ढांचे के ऊपर जो लोड पड़ता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब मौसम में सुधार हो जाएगा तो यकीनन बिजली का जो नेटवर्क है उसमें भी सुधार जो है वो होगा। लेकिन इम्तिहान तो तब है जब क्राइसिस होंगी। जैसे अब गर्मी आएंगी तो जम्मू में बिजली की क्राइसिस जो है वो होना शुरू हो जाएंगी, और ऐसे में अगर सरकार कमिटेड है 24 घंटा बिजली देने के लिए तो वो इम्तिहान क्राइसिस में होगा, चाहे बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो। क्या कुछ कहा मनोज सिन्हा द्वारा, आइए सुनते हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर प्रशासन चला रहा है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से कहना चाहता हूं कि अच्छी सेवाओं के लिए भुगतान करना अनिवार्य है, और बिजली का जिस तरह से घाटा पिछले वर्षों में होता रहा है ये एक बड़ी समस्या है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आप पूरी तरह से सहयोग करिए। हम ऐसा जम्मू कश्मीर में ऐसी बिजली व्यवस्था बनाना चाहते हैं जहां 24/7 बिजली उपलब्ध कराई जा सके। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि जो पात्र हैं, जो समर्थ हैं, उन्हें जरूर बिजली बिल का भुगतान करना चाहिए। अगर सभी लोग भुगतान करेंगे तो गरीबों का ख्याल निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर प्रशासन देखेगा आने वाले समय में। तो इसके साथ स्मार्ट मीटर्स पे भी बात हुई, पर स्मार्ट सिटी पर भी उन्होंने जिक्र किया। स्मार्ट सिटी के चलते आपने देखा कि पूरे शहर, चाहे वो जम्मू हो चाहे वो कश्मीर क्यों ना हो, स्मार्ट सिटी के चलते कई तरह के कार्य अब तक किए गए हैं और आने वाले समय में क्या कुछ कार्य किए जाएंगे उस पर भी उन्होंने बात की। सर, वो कौन से कार्य हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया, मैं जानना चाहूंगी। अर्शिया, कुल मिलाकर जम्मू और श्रीनगर स्मार्ट सिटी को अगर हम देखें तो 4000 करोड़ रुपए का ये पैकेज है, और पिछले लगभग 2 साल से जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी के तहत काम जो है वो चल रहा है। और कल दोबारा एक बार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है उन्होंने स्मार्ट सिटी के बारे में बात करते हुए कहा कि 151 जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, उनके ऊपर अभी काम जो है वो चल रहा है। ये टोटल 151 स्कीम्स थी, जिनमें से लगभग 70 स्कीमों के ऊपर जो है अब काम चल रहा है। यानी जो बचा हुआ काम है वो लगभग 70 स्कीम्स के आसपास है। यानी अगर हम देखें कोई 55% के आसपास काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और ये जो 70 स्कीमें हैं इनमें 3228 करोड़ रुपए की लागत से ये स्कीमें जो है वो तैयार होंगी। ये वही प्रोजेक्ट्स हैं जो स्मार्ट सिटी के तहत जो है वो जम्मू कश्मीर में लिए गए हैं, जैसे हम जम्मू की बात करें या कश्मीर की बात करें। और कोशिश सरकार की ये है कि इस साल यानी 2024 में इन सभी प्रोजेक्ट्स को जो है वो मुकम्मल किया जाए। और ये इसलिए दोहराया गया क्योंकि पिछले 2 सालों में, चाहे हम जम्मू की बात करें या कश्मीर की बात करें, स्मार्ट सिटी के तहत बहुत सारे इम्पॉर्टेंट और खूबसूरत प्रोजेक्ट्स जो है वो जम्मू में शुरू किए गए, कश्मीर में शुरू किए गए, जिसकी वजह से जम्मू और कश्मीर की खूबसूरती में जो है वो और इजाफा हुआ। क्या कुछ कहा स्मार्ट सिटी को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा, आइए सुनते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जम्मू तथा श्रीनगर में लगभग 4000 करोड़ की लागत से 191 परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। 70 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिन पर 3228 करोड़ रुपए और व्यय होने हैं। आप में से अनेक लोगों ने 31 दिसंबर की आधी रात को लाल चौक का वो नज़ारा देखा होगा। मॉडर्न ग्रीन अर्बन स्पेस पर लोकल ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से आने वाले नागरिकों की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि स्मार्ट शहर जम्मू और श्रीनगर की आर्थिक ताकत निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ग्रोथ इंजन बनेगी। स्मार्ट मोबिलिटी, इको स्पेस, डिजिटल गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप जम्मू तथा श्रीनगर दोनों शहर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के आदर्श मॉडल के रूप में उभर रहे हैं और छोटे छोटे शहरों में भी क्वालिटी लिविंग के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म हुआ है। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आपको लगातार बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार कमर कस ली गई है अलग अलग पार्टी द्वारा। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आज आपको बता दें कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा द्वारा स्टेट पोल इंचार्ज और को इंचार्ज की नियुक्ति जो है वो आज कर ली गई है। अलग अलग राज्यों की बात करें और लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है, कार्य प्रणाली काफी तेजी से देखा जा रहा है। सर,
पर नियुक्ति कर ली गई है। और जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में जो लीड करेंगे तरुण चुग और आशीष सूद का नाम आ रहा सामने, क्या लगता है, क्योंकि भाजपा सरकार जम्मू में अगर अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है और वो समय हमने देखा जब स्मार्ट मीटर्स पे प्रदर्शन था, भाजपा के हाय हाय के नारे लगाए जा रहे थे, पर अब चीजें बदलती नजर आ रही हैं। आप किस तरह से देखते हैं? अर्षा, जितना नजदीक लोकसभा के चुनाव आएंगे उतने ज्यादा फैसले आपको देखने को मिलेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा फैसला आया है, क्योंकि ये लोकसभा के चुनाव देश भर में हो रहे हैं और सभी यूटीज और सभी स्टेट्स को लेकर जो इंचार्ज, उसको इंचार्ज हैं वो बनाए गए हैं। और इसी तरह से दो नाम जैसे कि आपने लिया तरुण चुग और आशीष सूद का नाम आपने लिया, जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो उनको इंचार्ज बनाया गया है। और जाहिर सी बात है जम्मू में तो इन लोगों का मैंडेट है, लेकिन कश्मीर में जो है वो जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं कश्मीर की, उनके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो है वो इस बार इलेक्शंस लड़ेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से, लगभग पिछले 5 सालों से कश्मीर में जो है वो बहुत माइन्यूटली काम कर रही है, कोशिश कर रही है कि वहाँ से भी वो अपना खाता खोले, लेकिन ये उतना ही चैलेंजिंग होगा। और ये दोनों नाम जो हमने लिए, इनके लिए भी चैलेंजिंग ये होगा कि कश्मीर से जो है वो ये कुछ रिजल्ट लेकर आए। और लद्दाख को मिलाकर कुल मिलाकर 6 सीटें हैं और ऐसे में ये देखना होगा कि 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है वो कितनी सीटें जाती हैं। बिल्कुल सर। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं सरोड टोल प्लाजा का मुद्दा, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार प्रदर्शन का वो एक दौर देखने को मिला और वहीं पे एक खास मुद्दा था सरोड टोल प्लाजा का, और वहीं पे फैसला जो है वो सुनाया गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से कि सरोड टोल प्लाजा को बंद कर दिया गया है। खुशी की बात है और लगातार जिन लोगों ने प्रदर्शन किया था वह लोग भी काफी खुश हुए, ट्रांसपोर्टर्स ने खुशी जताई, क्योंकि हड़ताल का वो दौर हमने देखने को मिला। पर सर इससे भी अगर हम राजनीति से जोड़ें, क्योंकि लगातार जब वो समय था, मुझे याद है जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे, बहुत से लोगों का ये कहना था कि हमें ऐसा लगता है कि जब चुनाव के लिए इसे छोड़ा जा रहा है तो क्या इसे भी हम उससे जोड़ सकते हैं? अर्षिया, बात वहीं आ जाती है कि गैस सस्ती होगी और तेल के दाम कम हो गए, चुनाव नज़दीक हैं और लोग कहते हैं कि हर रोज़ अगर चुनाव हो तो ये सही है। बिल्कुल। ये जो टोल प्लाजा वाला इशू था, आपको याद होगा कि इसमें नितिन गडकरी जो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में भी बयान दिया था कि वो इसको रिव्यू कर रहे हैं। यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स गई थी और जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी और हमने देखा था कि युवा राजपूत सभा जो था उन्होंने भी जो है वो प्रदर्शन भी किए थे, भूख हड़ताल भी की थी और काफ़ी लंबे अरसे तक एक कश्मकश की स्थिति जो थी वो बनी हुई थी। और दूसरा इम्पोर्टेंट इशू इसमें ये भी था कि लोगों के इसके साथ बड़े सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे कि चूँकि काम चल रहा है और ख़ासकर वो कम्यूटर्स जो रोज़ जम्मू से सांबा कठुआ जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। बीच में पुल भी डैमेज हुआ, उसकी वजह से भी जो है वो डाइवर्ट हुआ ट्रैफिक और लेफ़्ट राइट से लोगों को जो है वो जाना पड़ा। तो ऐसे में कोई जवाज़ियत भी नहीं बनती थी कि अगर कंस्ट्रक्शन चल रही है और ऐसे में लोगों से टोल लिया जाता है तो ये ऐसा लग रहा था कि ये जबरन उनसे वसूली की जा रही है। तो सरकार ने थोड़ा सा इसको संजीदगी से लिया है और ये फैसला लिया है कि इस टोल प्लाजा को जब खत्म कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स ने काफ़ी खुशी जताई और मैं आपको बताऊं ये स्टेक होल्डर्स हैं, रियल स्टेक होल्डर्स, जिनको आप और हम शायद कभी कभी जाएं, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ तबका ये तो रोज़ जाते हैं, इनका तो काम है। और ऐसे में इन्होंने खुशी का इजहार किया और वेलकम किया इस स्टेप को। क्या कहा ट्रांसपोर्टर्स ने और किस तरह से खुशी का इजहार किया, आइए देखते हैं। मैं अर्शपाल सिंह, जनरल मैनेजर जम्मू कठुआ पैसेंजर बस सर्विस। सर कल आज से टोल प्लाजा खत्म हो रहा है सर, कितना फ़ायदा मिल रहा है अब? हाँ, मैंने सुना है कि जम्मू ठंडी खुई का जो टोल प्लाजा है वो कुछ टाइम के लिए उठाया गया है। तो मैं अपनी एलजी गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने ट्रांसपोर्टरों के लिए चाहे वो देर से सही लेकिन अच्छा कदम उठाया है ताकि थोड़ी सी ट्रांसपोर्टरों को भी राहत मिल सके। मैं तो अपने ट्रांसपोर्टर की तरफ से यही गुजारिश करूंगा एलजी साहब से कि जैसे इस टाइम उठाया गया है इनको उठाया ही रखें, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों की खास करके जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों की हालत जो है बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। और मैं समझता हूं कि ये जो टोल प्लाजा इन्होंने उठाया है इनमें ट्रांसपोर्टरों को बहुत अच्छी राहत मिलेगी। इसलिए मैं एलजी साहब का, जहां की गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने ये जो कदम उठाया है बिल्कुल सही कदम उठाया। थैंक यू। सर आपका नाम? कृपाल सिंह जी।
सर टोल प्लाजा बंद हो रहा है इससे, तो आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है सर इससे? बहुत ही अच्छा फ़ायदा। पहले तो बहुत बुरी हालत थी, गाड़ियों को पैसा भी नहीं बचता था, तो परेशानी आती थी। मालिक जो है हमारे पे चढ़ते थे कि जब गाड़ी जीरो होती थी। तो जब का हमने कल 26 जनवरी वाले दिन देखा तो बहुत ही मन को मतलब कि शांति मिली कि अच्छा हुआ कि ये टोल ख़त्म हुआ। ये कम से कम ये जो 300-400 रुपये बचता जो चलो माल के खाते में जाएगा वो भी थोड़ा खुश रहेगा। और हम जो भी गवर्नमेंट आया जिसने भी ये कदम उठाया हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए बहुत बहुत इस बात का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये काम अच्छा किया। अगली खबर पर आपको लेकर चलते हैं तो आपको बता दें कि उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में हथियारों और गोला बारूद की तस्करी के दौरान सीमा पार से आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर दिया गया है, जिसके दौरान 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है और आपत्तिजनक सामग्री भी जो है वो बरामद कर ली गई है। सर, इस तरह की कामयाबी मिलना बहुत बड़ी बात है क्योंकि लगातार इस तरह के मामले जो है काफी समय से देखने को मिल पा रहे थे। आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा, कुपवाड़ा में ये हुआ है और आपको मैं बता दूं कि कुपवाड़ा जो है वो बॉर्डर है और एक्सट्रीम बॉर्डर है। और अगर हम मिलिटेंसी के दौर की बात करें तो कुपवाड़ा बड़ा हॉट बेल्ट माना जाता था मिलिटेंसी के लिए और कुपवाड़ा से ये एक अटेम्प्ट की गई है। और आपको मैं बता दूं कि इस बार जो मौसम कश्मीर में बड़ा खूबसूरत रहा है, सुहाना रहा है, उसकी वजह से भी ये इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स जो हो रही है, यानी जो ये जो प्रयास किया गया है उसका रीज़न ये है कि जितने भी पासेस हैं वो खुले हैं। अदरवाइज इस मौसम में बहुत ज़्यादा बर्फ़ 8 से 10 फुट भी कुपवाड़ा के बॉर्डर्स में जो है वो बर्फ़ होती थी और बहुत सारी जगहों पर फेंस को नुकसान पहुंचता था जब वहाँ पे जो है वो जो बर्फ़बारी होती थी उसकी वजह से, लेकिन एवलांचेस वगैरह जब आते थे। लेकिन इस बार तो अभी तक बर्फ़बारी हुई नहीं है, बारिश हुई नहीं है, पासेस जो है वो खुले हैं और ऐसे में ये एक बड़ी कामयाबी जो है वो कुपवाड़ा पुलिस को मिली है, जिसमें कुपवाड़ा की जो आर्मी और उसके अलावा जो एसएसपी कुपवाड़ा है वो जानकारी दे रहे हैं मीडिया पर्सन्स को, जिसमें 5 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ है ये मामला, आइए सुनते हैं एसएसपी कुपवाड़ा युगल मन्हास से। मैं आप सभी का यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलकम करता हूँ। मेरे साथ 9 पैराफील्ड रेजिमेंट जो कि टंगदार बेस्ड बटालियन है उसके ऑफिसर भी साथ में हैं, मेजर परेश। कुपवाड़ा पुलिस और 9 पैराफील्ड रेजिमेंट ने एक खुसूसी इतला जिसको हमारे और भी काउंटर पार्ट्स या सिस्टर एजेंसीज ने कोऑपरेट किया था, उसके आधार पर एक टेरर मॉड्यूल जो कि क्रॉस बॉर्डर ओरिजिनेटेड है उसको अनर्थ किया है, उसको बस्ट किया है, जिसमें अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये टेरर मॉड्यूल 2 लोग जो कि करना के ही ओरिजिनली रहने वाले हैं और अब वो पाकिस्तान में जाके इलीगल ट्रेनिंग के लिए गए थे और वहाँ से अब उसको ऑपरेट करके चला रहे हैं, जिनका नाम मंजूर अहमद शेख अलियास शकूर और काजी मोहम्मद खुशहाल है। वो दोनों यहाँ पे जो उनके एसोसिएट्स थे, जिनमें ज़हूर अहमद भट्ट, खुर्शीद अहमद राथर जो कि टीचर भी हैं, मुदस्सिर शफीक, गुलाम सरवर राथर और काजी फजल इलाही, ये सारे लोग करना तहसील के ही रहने वाले हैं। पहले ज़हूर अहमद भट्ट को गिरफ्तार किया गया और उसके कन्फेशन पे और उसकी जो इंकिशाफ है उससे एक AK राइफल, 2 पिस्तौल और कुछ जो राउंड जो हैं वो बरामद हुए। इसके बाद जब और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पता चला कि ये क्रॉस बॉर्डर जो ओरिजिनेटेड टेरर मॉड्यूल है इसमें और भी लोग शामिल हैं, जिसमें 4 मजीद और लोग गिरफ्तार किए गए, जिनके कन्फेशन पे और उनके डिस्क्लोजर पे 5 और AK राइफल जो हैं वो बरामद की गई हैं, 5 मैगजीन्स हैं और उसके साथ कुछ असला और बाकी इंक्रीमेटिंग मटेरियल भी है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मंजूर और जो काजी खुशहाल है ये मिड-90s में LOC क्रॉस करके ट्रेनिंग के लिए अक्रॉस गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि इनकी जो एरिया की जानकारी को रखते हुए तंजीम ने इनको वहाँ पे ही रखा और जो वहाँ से एम्यूनिशंस और बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ में टेररिज्म बढ़ावा करने के लिए वो सप्लाई करते हैं।
अगली खबर पर आपको लेकर चले तो लगातार आपने देखा कि नए साल का आगाज हुआ और नए साल के चलते आज दूसरी बार एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो जम्मू शहर में देखने को मिली। इससे पहले भी इस तरह की ड्राइव जो है वो इंदिरा चौक में देखने को मिली और इस बार गांधीनगर के गोल मार्केट में एक बार फिर से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आला अधिकारी मौके पर थे, साथ ही एडीसी अनसुईया जम्वाल भी मौके पर थी और कार्रवाई काफी उच्च स्तरीय देखने को मिली। और इतना ही नहीं सर, पिछली बार भी हमने देखा कि कार्रवाई हुई थी, पर इस बार काफी हद तक जो है लोगों को उन्होंने जागरूक किया, साथ ही चेतावनी भी दी है। आप किस तरह से देखते हैं? हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं ना, अब हम स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं, तो ऐसे में ट्रेडर्स को भी बड़ा स्मार्ट जो है वो बनना होगा। और आज की कार्रवाई भी अगर आप देखेंगे तो कोशिश ये की गई है कि जो ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, उन्होंने जो अपना सामान बाहर जो है वो फुटपाथ पे लगाया है या वो सामान जो सड़क की तहवील में आया है, जो मेन रोड है जहाँ से ट्रैफिक गुजरता है, तो ये सिर्फ इस चीज एक मैसेज दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि थोड़ा सा आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और ये ना करें कि फुटपाथ को एनक्रोच किया, अपना सामान जो है वो सड़क पे लगा दिया। वो इसलिए क्योंकि आम लोगों को जो है वो इससे परेशानी होती है, ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक जैम्स लग जाते हैं, क्योंकि जब कंजेशन हो, जब हम सड़क को तंग करेंगे तो ऐसे में भीड़ भी लगती है और फिर ट्रैफिक का जो रफ्तार होता है उसमें भी जो है वो कमी आती है, स्लो मूवमेंट हो जाता है। तो गांधीनगर चूंकि पॉश एरिया है जम्मू का, तो आज एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वहाँ से शुरू किया और बड़े लार्ज स्केल पे इन्होंने जो है वो आज किया है और क्लियर मैसेज दिया है लोगों को कि सड़कें हमने खूबसूरत बना दी, फुटपाथ हमने खूबसूरत बनाया, लेकिन अब उसको एनक्रोच करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप लोग अपना अपना सामान जो है वो अपनी दुकानों के अंदर रखें और कोशिश करें कि फुटपाथ को लोगों के लिए छोड़ दें और जो सड़क है वो ट्रैफिक के लिए जो है वो छोड़ दी जाए। कैसी थी एनक्रोचमेंट ड्राइव, आइए नजर डालते हैं। अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो आपको बता दें कि पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है जम्मू कश्मीर के बहुत से कलाकारों को। उनमें से एक है कश्मीर के गुलाम नबी डार, जो कि एक आर्टिसन है और वुड कार्विंग करते हैं। उनसे भी आज हमारी बातचीत हुई है। हमारे वहां पे जो ग्राउंड में जो हमारे रिपोर्टर है वजाहत, वो भी उनसे मुलाकात उनकी हुई। सर, इस तरह के अवार्ड से नवाजना, सम्मानित करना बहुत बड़ी बात है। और हमारे कश्मीर की बात करें, चाहे जम्मू हो या कश्मीर हो, क्योंकि लगातार इनकी मेहनत है और अब लगता है कि मेहनत रंग ला रही है। क्या कहेंगे? इससे बेहतर रिकग्निशन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पद्मश्री मिलना ये कोई आम बात तो नहीं है और कहीं आम आदमी को पद्मश्री ऐसे मिलना जो है इसमें बहुत मेहनत की बात है। और अगर आप गुलाम नबी डार को सुनेंगे भी, उनको देखेंगे भी, तो डार साहब ने अपनी पूरी जिंदगी जो है वुड कार्विंग में लगा दी और ये इतना बारीक काम है। उनकी एज को आप देखोगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये किस तरह से वुड कार्विंग करते हैं। शॉर्ट्स में आप सीधा देखेंगे और वजाहत ने जिस तरह से उनसे बात की है, उन्होंने अपना पूरा सफर जो है वो एक्सप्लेन किया है कि वो कितना लंबा सफर, और ये बुजुर्ग हैं, अच्छे खासे बुजुर्ग हैं। तो ऐसे में किसी आर्टिस्ट को एक्नॉलेज करना, उनके काम को जो है वो एनकरेज करना, मुझे लगता है इससे खूबसूरत बात जो है वो कोई नहीं हो सकती है। और सरकार द्वारा गुलाम नबी डार साहब को जो एजाज़ दिया गया है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन फ़ैसला है, बड़ा फ़ैसला है। क्योंकि अगर आप गुलाम नबी डार साहब की एज देखेंगे तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वक़फ़ कर दी है वुड कार्विंग को। और वुड कार्विंग जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि ज़ख़ीरा है, हमारी पहचान है। क्योंकि कश्मीर की वुड कार्विंग जो है इसने पूरी दुनिया में अपनी छाप रखी है। और ये वुड कार्विंग सिर्फ फर्नीचर तक महदूद नहीं है। अगर आप हमारे जो हाउस बोट्स हैं उनको देखेंगे, नॉर्मल बोट्स हैं, या उसके अलावा आप कोई भी सोवेनियर देखें, कुछ भी देखिए, तो कितनी बारीक वुड कार्विंग की जाती है, कितना खूबसूरत इसे बनाया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दिलचस्प और ख़ूबसूरत बात है सरकार द्वारा। तो आइए नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट पर। मौला मलिक साहब सभा कदल में रहता हूँ मैं। तो मेरे बाप का नाम अली मोहम्मद डार था। तो मैं इस काम पे मतलब ये मेरे दिमाग, मेरे ख्याल में ये एक मुसीबत ने मुझे इस काम को लगाया है। क्योंकि हमारे फादर बहुत बड़ा बिजनेस करता था, उसका घाटा हो गया।
जब उसका घाटा हो गया तो मैं स्कूल में पढ़ता था, तो 3 जमात तक, पता नहीं 3 जमात या 4 जमात तक था मैं स्कूल में था अपने ही मोहल्ले में मलिक साहब में। तो वहाँ पे जो मेरे पास अब जब घाटा पड़ गया, बाप को कुछ नहीं रहा घर पे, तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो मेरे पास स्कूल में किताब नहीं थी, फीस नहीं होता था, वर्दी नहीं थे, तो स्कूल वालों ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। तो ऐसा ही कोई 4 जमात में था या 3 जमात ऐसा ही थी। तो फिर मैं उधर इधर घूम रहा था, 1-2 साल में उधर इधर घूमता रहा बच्चों की तरह। तो फिर मेरा मामू आ गया, उसने मेरा दूसरा भाई था छोटा मेरा से, तो मेरा हाथ पकड़ कर ले लिया एक उस्ताद के पास है। वहाँ मैंने 5 साल गुजारी है, काम कुछ नहीं सीखा। फिर वहाँ से मैं आया था इधर अपने कारखाने में, अपने मोहल्ले में वो एक और उस्ताद था, वो कार्विंग का काम जानता था और उनके से बेहतर काम जानता था। वो जो बाकी कारीगर काम करते थे उनसे बेहतर काम कार्विंग करता था वो, मगर अपना काम नहीं करता। वो उसको बोलते हैं हम दिहाड़ी करता था वो, मतलब अलमारी दूसरी की होती थी, वो कार्विंग करता था। अच्छा जी, उसके बाद जब 5 साल मैंने वहाँ पर भी गुजारे, उन 5 सालों में एक बार ऐसा हुआ, नवाब बाज़ार में एक कंपनी थी, सुबला एंड कंपनी था उनका, तो वो तमाम पुराने कारीगरों का सामान वहाँ आता था, वो उनके उधर काम लेते, वो ख़रीदते थे उनसे। तो बहुत ईमानदार लोग थे, बाकी दरमियानदारों के तरह नहीं करते थे वो कारीगरों के साथ। तो मैं भी कोई अलमारी वहाँ पर बड़ी होती थी जो हम कारखाने पे नहीं ला सकते, तो हमको उधर ही जाना पड़ता था उसको कार्विंग करने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ है कि मैंने काम करते थे, उसके आंगन में सहने में एक कारीगर का सामान आ गया, रानीवारा का। उसका जब सामान आ गया, मेरी नज़र पड़ गई है एक टेबल के ऊपर। जब उस टेबल पर मैंने काम देखा है, वो पुराना कारीगर था, तो मेरी होश उड़ गई, मेरी हवास उड़ गया। मैं सोच रहा था कि जैसे मैंने मुसीबत उठाई है इस काम को सीखने के लिए, मैं वो मुसीबत अब याद आ गई है इस वक्त, तो मुझे पूरा यकीन कि अल्लाह ताला ने मुझे बदला दिया, आज अवार्ड मिल गया, पद्मश्री का अवार्ड। हम सारे खुश हो गए, मैं भी खुश हूँ। इससे मुझे बहुत हौसला अफजाई हो गई, नेशनल अवार्ड से ज़्यादा। जब नेशनल अवार्ड मुझे है उस वक्त मुझे हौसला अफजाई मिली है, मगर आज ज़्यादा मिल गई है। अब मैं कोशिश करता था सुबह से ही मैं क्या बनाऊंगा, ऐसी चीज़ बनाऊंगा, मगर सोच रहा था मैं बिजली पर नहीं, मैं अल्लाह ताला की ये लाइट पर उस पर बनाऊंगा कोई चीज़ ऐसा जैसे मैंने आज तक मैंने नहीं बनाया। इतना हौसला अफजाई मुझे हुई है। वो मतलब जो नौजवान जो काम करते हैं या नहीं करते हैं, अगर वो भी इस काम के लगेंगे लगन से, मतलब भरोसा कर, सब्र करके तमाम चीज़ शौक़ पैदा करेंगे, ख़ासकर जो ये काम करते हैं छोटे बच्चे 16 साल से 20 साल तक 25 साल तक, अगर वो भी करेंगे, हाँ उनकी तो गुर्बत है, ये सही बात है। वो उस्तादों के पास काम करते हैं, उनको वो एडवांस है 2-2 लाख रुपया है, क्योंकि वो गरीब है घर पे। हाँ, वो मेरी तरह अगर ऐसा करेंगे, दिन को वो काम करेंगे, शाम को अगर मेरे पास आएंगे मैं उनको सिखाऊंगा। इसी के साथ साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, और हमारी बस यही कोशिश रहती है इस प्रोग्राम के माध्यम से कि वो एक कल का इंतजार भी खत्म हो न्यूज़पेपर का, और शाम तक सारी की सारी अपडेट्स आप तक पहुंचे और आप हर एक खबर से जो है वो वाकुफ हो। बिल्कुल, और फिलहाल अभी के प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।